इंडिया बांग्लादेश के साथ अपना लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है ईस्टर्न फ्रंटियर पे। और रिसेंटली उस हमारे पड़ोसी मुल्क में कुछ इंस्टेबिलिटीज देखने को मिली, जहां पे उनके प्रधानमंत्री शेख हसीना को रिजाइन करके देश छोड़ के भागना पड़ा। और अभी वो भारत में एक एग्जाइल में है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो बांग्लादेश की इंस्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं, उसका इंपैक्ट इंडिया के ऊपर क्या पड़ता है, इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस एंड फॉरेन पॉलिसी, और इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी, जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या यहाँ पे हमारे को फैक्टर्स देखने को मिलते हैं। एंड अगर हम ओवरऑल साउथ ईस्ट एशिया की बात करते हैं, तो इंडिया का जो ओवरऑल नेबरहुड है उस पे इस पर्टिकुलर हादसे का क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, डिटेल में इस पर्टिकुलर लेक्चर में समझने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बांग्लादेश का ये क्राइसिस समझने की कोशिश करें, जहां पे शेख हसीना जो कि वहां की प्रधानमंत्री हैं 2009 से, शी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश सिंस 2009, 15 साल हो गए थे उन्हें प्रधानमंत्री बने। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसे क्या फैक्टर्स हैं कि अचानक से उन्हें अपना ही देश छोड़ के भागना पड़ा, जहां पे वो 15 साल से एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर थी। सारे फैक्टर्स को हम चार मेजर पिलर्स में डिवाइड करते हैं: हिस्टोरिक फैक्टर्स, सोसाइटी बेस्ड फैक्टर्स, डेमोक्रेटिक फैक्टर्स एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। अगर हम सबसे पहले हिस्टोरिक फैक्टर्स की बात करते हैं, तो यहां पे एक व्यक्ति थे, शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान जो हैं वो शेख हसीना के फादर थे, जिन्हें फाउंडिंग फादर ऑफ बांग्लादेश भी बोले आता है। 1971 में जब बांग्लादेश लिबरेट होता है, बांग्लादेश आजाद होता है, उस टाइम पे शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की आजादी में एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। ऐसे में अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं, तो जब से शेख हसीना 2009 से बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनी है, तब से उन्होंने टेक्स्ट बुक्स में, किताबों में हिस्ट्री को दोबारा से एक लिखने की कोशिश करी। आप समझिए कि जिस भी देश का इतिहास होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। वहां के लोगों को समझना पड़ता है कि आज हम जिस स्थिति में हैं, हम विकास कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, हमारा क्या पास्ट रहा है, वो समझना जरूरी है। ऐसे में शेख हसीना ने, जब से वो पावर में आई 2009 के बाद से, उन्होंने अपने फादर शेख मुजीबुर रहमान का जो रोल है बांग्लादेश की हिस्ट्री में, उसको जरूरत से ज्यादा ग्लोरीफाई करने की कोशिश करी। उन्होंने ये दिखाया कि मेरे परिवार ने, मेरे फादर ने इस देश के लिए बहुत कुर्बानी दी है, और इस देश में सबसे ऊंचा नाम जो होना चाहिए वो मेरे फादर शेख मुजीबुर रहमान का होना चाहिए। वहीं एक दूसरा ग्रुप है बांग्लादेश में जो ये मानता है कि ऐसा नहीं है। शेख हसीना अपने फादर को जरूरत से ज्यादा ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रही हैं, और इनके फादर का इतना बड़ा रोल भी नहीं था हिस्ट्री में जितना शेख हसीना बताने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में हिस्टोरिक रीजंस के चलते बांग्लादेश की सोसाइटी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एक वो हिस्सा जो शेख मुजीबुर रहमान को सब कुछ मानता है, फाउंडिंग फादर मानता है, और एक वो हिस्सा जो ये कहता है कि शेख मुजीबुर रहमान का इतना भी बड़ा रोल नहीं था, वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे, लेकिन उनका इतना बड़ा रोल नहीं था जितना शेख हसीना दिखाने की कोशिश कर रही हैं। अब आप यहां पे ये समझिए कि जब भी आप अपने किताबों में, स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में, यूनिवर्सिटी की किताबों में इतिहास बदलने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे अलग अलग ग्रुप्स के बीच में एक कन्फ्लिक्ट हो सकता है। यहां पे अगर हम एक पैरेलल ड्रॉ करते हैं, ऐसे ही समय समय पे 1947 से 2024 तक इंडिया में अलग अलग समय पे टेक्स्ट बुक्स में चेंजेस करे गए, और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सेंटर पे है उसके बेसिस पे भारत में एनसीईआरटी, सीबीएसई की टेक्स्ट बुक्स को समय समय पे चेंज किया गया। जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में होती है, वो अपने हिसाब से अपने नेताओं को ग्लोरीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे हमें ये समझना है कि ये जो ग्लोरिफिकेशन था कुछ नेताओं का बांग्लादेश में, उसके चलते वहां की सोसाइटी में मैसिव प्रोटेस्ट हुआ, जिसकी वजह से शेख हसीना को देश छोड़ के भागना पड़ा। तो क्या भारत में जो समय समय पे टेक्स्ट बुक्स में चेंजेस किए जाते हैं, क्या वो सही हैं? क्या वो होने चाहिए? क्या पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से टेक्स्ट बुक में चेंजेस करने चाहिए? एक ये सवाल हमारे जहन में उठता है।
ये था फैक्टर नंबर 1, हिस्टोरिक फैक्टर, जो कि कहीं ना कहीं इंडिया में भी हमारे को एक पैरेलल एग्जांपल देखने को मिलता है टेक्स्ट बुक चेंजेस का। अगर हम सेकंड एग्जांपल पे चलें, सेकंड पिलर पे चलें, दैट इज सोसाइटल फैक्टर्स, कि बांग्लादेश के समाज में एक डिवीजन है। बेसिकली बांग्लादेश की सोसाइटी दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक हिस्सा वो जो कि सेक्युलर लोगों का है, लिबरल लोग हैं जो कहते हैं कि सारे धर्म बांग्लादेश में एग्जिस्ट कर सकते हैं, आप किसी भी धर्म के हैं आप बांग्लादेश में रह सकते हैं। एक वो सेक्शन हो गया। एक और सेक्शन है जो कि फंडामेंटलिस्ट सेक्शन है। फंडामेंटलिस्ट सेक्शन का मतलब है एक ऐसा सेक्शन जो ये बोलता है कि बांग्लादेश जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स का देश है, मतलब कि रैडिकल एलिमेंट्स। तो सोसाइटी में दो तरीके का डिवीजन है। एक सेक्शन ये बोलता है कि हम सेक्युलर लोग हैं, बांग्लादेश में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, पारसी, ज्यूस, एथीस्ट कोई भी रह सकता है। और एक ऐसा सेक्शन है जो बोलता है कि बांग्लादेश की सोसाइटी में सिर्फ और सिर्फ जो इस्लाम प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं सिर्फ वो रहेंगे। ऐसे में शेख हसीना जो थी और इनकी जो पार्टी थी अवामी लीग, ये एक सेक्युलर व्यक्ति थे, मतलब कि ये जो प्रैक्टिसेस फॉलो करते थे वो सेक्युलर प्रैक्टिसेस थी। और इनका मानना था कि बांग्लादेश में किसी भी समुदाय के लोग रह सकते हैं, पीपल फ्रॉम एनी रिलीजन कैन लिव इन बांग्लादेश। तो ऐसे में जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट और रेडिकलिस्ट थे उनको शेख हसीना नहीं पसंद थी, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि हमारी सोसाइटी में, बांग्लादेश की सोसाइटी में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स होने चाहिए। तो ऐसे में 2009 से लेकर 2024 तक, जब तक शेख हसीना पावर में थी, ये जो रेडिकल फंडामेंटलिस्ट इस्लामिस्ट थे इन्होंने बहुत कोशिश करी शेख हसीना को उनके गद्दी से हटाने की। ऐसा माना जाता है कि शेख हसीना जो बांग्लादेश छोड़ के भागी उसमें इस वाले सेक्शन का एक काफी बड़ा रोल है, जो रेडिकल सेक्शन है उनका काफी बड़ा रोल माना जाता है। हमें समझना है कि अब अगर शेख हसीना अपना देश छोड़ के चली गई हैं, मतलब कि एक सेक्युलर लीडर अपना देश छोड़ के चला गया है, यानी कि जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट और रेडिकल एलिमेंट्स हैं अब उनकी पावर धीरे धीरे बांग्लादेश में दोबारा इंक्रीज हो रही है। यानी कि सोसाइटी डिवाइडेड है, सेक्युलर्स और रेडिकल्स के बीच में, सेक्युलर और कम्युनलिस्ट्स के बीच में, सेक्युलर और फंडामेंटलिस्ट के बीच में। और ऐसे में जो ये कट्टर समाज है पूरा, ये अब धीरे धीरे पावर गेन कर रहा है। ऐसे में बांग्लादेश में जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, पर्टिकुलरली हिंदूज एंड सिख्स, उनके ऊपर रिलीजियस एट्रोसिटीज बांग्लादेश से ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। और ऐसी न्यूज आ रही है कि वहां पे ऐसे बहुत सारे माइनॉरिटी एलिमेंट्स हैं जिनके घर जलाए जा रहे हैं, जिनको मारा जा रहा है। यानी कि सोसाइटी में एक शिफ्ट आ रहा है। 2009 के बाद से जो सोसाइटी सेक्युलर सोसाइटी थी वो अब धीरे धीरे दोबारा से रिलीजियस फंडामेंटलिज्म की तरफ आगे बढ़ रही है। तो आपको यह समझना है कि अगर हम सोसाइटल व्यू पॉइंट से बात करते हैं, जीएस पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर सोसाइटी में फंडामेंटलिज्म, रेडिकलिज्म, कम्युनलिज्म बढ़ेगा तो उसके क्या इंपैक्ट हो सकते हैं। हम बांग्लादेश का एग्जाम्पल कोट करके अपने आंसर को सप्लीमेंट कर सकते हैं, ये बता के कि अगर इस तरीके के एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स सोसाइटी में इंक्रीज करेंगे तो सोसाइटी में वायलेंस बढ़ेगा और वो इंक्लूसिव सोसाइटी नहीं रहेगी। मतलब कि जो माइनॉरिटी एलिमेंट्स हैं उनका नंबर कम होता रहेगा और उनके ऊपर धर्म के नाम पर उत्पीड़न यानी कि परसिक्यूशन होता रहेगा। बांग्लादेश के इस सोसाइटल डिवीजन की वजह से इंडिया को एक काफी बड़ी प्रॉब्लम यहां पे फेस करनी पड़ेगी कि अगर यहां पे हिंदूज और सिख्स के ऊपर अटैक्स बढ़ते हैं ड्यू टू रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, तो आप देखिए इधर वेस्ट बंगाल में, इधर मेघालय में, इधर असम में और इधर त्रिपुरा में हमारे यहां इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज बढ़ सकता है। मतलब कि ऐसे लोग जो अपनी जान बचाने के लिए बांग्लादेश से भागेंगे उनके पास इंडिया के अलावा जाने के लिए कोई जगह है नहीं, क्योंकि म्यांमार तो ऑलरेडी अभी अनस्टेबल है और वो मिलिट्री रूल के अंदर है। ऐसे में
भारत को यहाँ पे एक रेफ्यूजी क्राइसिस भी देखना पड़ेगा। खैर उसकी बात हम अभी आगे करेंगे कि इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, बट अभी हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हिस्ट्री बेस्ड और सोसाइटी बेस्ड ऐसे क्या रीजंस हैं कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को अपना ही देश छोड़ के भागना पड़ा और इंडिया के ऊपर उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। थर्ड रीजन है डेमोक्रेसी। 2009 से जब से शेख हसीना पावर में आई थी, तब से उन्होंने अपनी पकड़ को बांग्लादेश के ऊपर मजबूत करा। जितने भी ऑपोजिशन की वॉइसेस थी उनको दबाने की कोशिश की गई। बहुत से ऐसे ऑपोजिशन के नेता थे जिनको जेल में डाला गया, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट लीडर थी खालिदा जिया। खालिदा जिया बेसिकली ऑपोजिशन की लीडर हैं जिनको करप्शन के चार्जेस पर 17 साल की जेल शेख हसीना ने भिजवाया। साथ में बांग्लादेश की सिविल सोसाइटीज, एनजीओज, सोशल मीडिया और इन सब के ऊपर एक क्रैकडाउन किया गया और शेख हसीना ने अपोजिंग वॉइसेस को दबाने की काफी कोशिश करी। इवन ऐसा माना जाता है कि पिछले कुछ इलेक्शंस जो बांग्लादेश में रहे हैं, वहां पे इलेक्शंस में घोटाला हुआ, रिगिंग हुई और वो इलेक्शंस शेख हसीना की पार्टी ने फ्रॉड से जीते थे। तो आप ये समझिए कि शेख हसीना के खिलाफ यहां पे अब तीन ग्रुप्स इकट्ठे हो गए। एक ग्रुप जो ये कहता है कि हिस्ट्री में शेख मुजीबुर रहमान का बहुत बड़ा रोल नहीं है। एक ग्रुप रिलीजियस रैडिकल फंडामेंटलिस्ट का जो कहते हैं कि सेक्युलरिज्म नहीं, बांग्लादेश एक इस्लामिक स्टेट है। और तीसरा उन लोगों का जिनको शेख हसीना ने या तो जेल पहुंचाया या जिनकी आवाज को दबा दिया गया अपोजिंग वॉइसेस को दबाने के लिए। तो अब ये तीनों ग्रुप्स मिलके ये कोशिश कर रहे थे कि शेख हसीना की सरकार को कैसे गिराया जाए। भारत की डेमोक्रेसी के लिए यहां से काफी इंपॉर्टेंट हमारे को क्लू मिलता है, और वो ये कि इंडिया में भी ऐसे बहुत से ग्रुप्स, बहुत से सेक्शंस हैं जो आज सरकार से नाखुश हैं। सवाल ये उठता है कि क्या वो सेक्शंस जिस तरीके से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, क्या वो हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा है, और अगर है तो सरकार उसे किस तरीके से हैंडल कर सकती है कि इंडिया में बांग्लादेश जैसी सिचुएशन दोबारा ना आए। डेमोक्रेसी के अलावा अगर हम फोर्थ पिलर की बात करते हैं, दैट इज इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। बांग्लादेश एक टेक्सटाइल हब है, और टेक्सटाइल हब का मतलब है कि बांग्लादेश में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर रही थी, पर्टिकुलरली गारमेंट्स की, शर्ट्स, ट्राउजर्स, कपड़ों की इंडस्ट्री जो है वो फ्लरिश कर रही थी। शेख हसीना ने बांग्लादेश से टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करा और उस वजह से बांग्लादेश में एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी इंक्रीज हुआ। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से, पर्टिकुलरली कोविड के बाद से, बांग्लादेश में इन्फ्लेशन इंक्रीज कर रहा था। ग्लोबल स्लोडाउन के चलते बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स गिर रहे थे, और फिर शेख हसीना एक पॉलिसी लेके आती हैं, दैट इज द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन। और इस रिजर्वेशन की पॉलिसी में शेख हसीना ने बोला कि 1971 के फ्रीडम स्ट्रगल में जो भी फ्रीडम फाइटर्स लड़े हैं उनके परिवारों को सरकारी नौकरी में हम रिजर्वेशन यानी कि जॉब कोटा देंगे। आप समझिए कि इन्होंने जो यहाँ पे रिजर्वेशन प्रोवाइड करने की बात करी वो इंडिया की तरह कास्ट के बेसिस पे नहीं थी, इंडिया की तरह इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए नहीं थी। बांग्लादेश में जो रिजर्वेशन की पॉलिसी लाई गई वो ये कह के लाई गई कि जितने भी स्वतंत्रता सेनानियों ने, फ्रीडम फाइटर्स ने 1971 में बांग्लादेश के क्रिएशन और लिबरेशन में मदद करी थी, उनके परिवार को, उनके वंशजों को, उनकी जनरेशंस को हम जॉब्स में कोटा देंगे। ऐसे में वहां के जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स थे उनमें एक डिसकॉन्टेंट आया। उन्होंने बोला कि ऑलरेडी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, हमारी जो टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर रही हैं, और ऐसे में अगर आप स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को जॉब में रिजर्वेशन दोगे तो फिर हम कहां पे जाके नौकरी करेंगे, हमारे लिए क्या ऑप्शन बचता है। यानी कि आपको पता है कि रिजर्वेशन को लेके इंडिया में भी अलग अलग समय पे कभी ना कभी प्रोटेस्ट और जो सरकार के खिलाफ पीसफुल प्रोटेस्ट हैं वो होते रहते हैं। तो यानी कि इंडिया और बांग्लादेश की सोसाइटी में काफी सिमिलैरिटीज हैं लेकिन डिफरेंसेस भी हैं। आप समझिए कि हमारे यहाँ भी ऐसे कुछ सेक्शंस हैं जो कहते हैं कि हिस्ट्री अलग है, हमारे यहाँ भी ऐसे कुछ सेक्शंस हैं जो सेक्युलर नहीं है, हमारे यहाँ भी ऐसे कुछ सेक्शंस हैं
जो कहते हैं कि सरकार हमारी आवाज दबा रही है, और हमारे यहां भी रिजर्वेशन की पॉलिसी फॉलो की जाती है अलग अलग तरीके से, और हमारी इकोनॉमी भी कई बार स्ट्रगल करती है। जैसे इंडिया में भी आजकल अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन थोड़ा सा ज्यादा है। तो ऐसे में क्वेश्चन ये उठता है कि इंडिया और बांग्लादेश में क्या डिफरेंस है। आप समझिए कि ये जो चैलेंजेस बांग्लादेश ने फेस करे, ये कहीं ना कहीं फेस तो इंडिया भी कर रहा है। हाँ, उनका डिग्री वेरी कर सकता है कि किस डिग्री तक वो चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश वाले जो क्राइसिस हैं काफी हद तक वो इंडिया में भी हैं। अच्छा, यहां पे आपको एक बात और समझनी है कि ये जो चारों पिलर्स थे, ये जो चारों ग्रुप्स थे, हिस्ट्री वाला ग्रुप, सोसाइटी वाला ग्रुप, डेमोक्रेसी वाला ग्रुप, इकोनॉमी वाला ग्रुप, इन सब ने क्या करा, फॉरेन असिस्टेंस लेने की कोशिश करी। फॉरेन असिस्टेंस का मतलब है कि फॉर एग्जांपल जो ऐसे नेता हैं जिनको जेल में डाल दिया गया, जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो चाहते हैं कि बांग्लादेश की सोसाइटी रेडिकल बने, या ऐसे लोग जो चाहते हैं कि शेख मुजीबुर रहमान का नाम हिस्ट्री में नहीं होना चाहिए, इन्होंने क्या करा, चाइना, पाकिस्तान और यूएस को मदद के लिए बुलाना शुरू करा, ये बोल के कि आप हमें शेख हसीना के उत्पीड़न से बचाइए। शेख हसीना हमारी आवाज दबा रही हैं, शेख हसीना हमारे धर्म को दबा रही हैं, शेख हसीना इकोनॉमी हैंडल नहीं कर पा रही हैं, या फिर शेख हसीना इतिहास को बदलने की कोशिश कर रही हैं। अलग अलग बातों का हवाला देके इन सब ग्रुप्स ने बांग्लादेश में फॉरेन एलिमेंट्स को बुलाने की कोशिश करी, पर्टिकुलरली यूएस और चाइना को। यूएस और चाइना ऑलरेडी शेख हसीना से नाखुश थे। उसका कारण यह है कि यूएस ने एक बार यह बोला था कि हमें बांग्लादेश में अपना एक मिलिट्री बेस बनाना है, जिसके लिए शेख हसीना ने बहुत फॉर्मली मना कर दिया था। चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के अंडर बांग्लादेश में अपना एक मिलिट्री बेस बनाना चाहता था, और शेख हसीना ने उसके लिए भी मना कर दिया था कि बांग्लादेश इंडिया, चाइना, यूएस सबके साथ एक फ्रेंडली रिलेशन बना के चलेगा, और हमारी टेरिटरी में किसी भी दूसरी पावर का मिलिट्री बेस नहीं बनाया जाएगा। ऐसे में यूएस और चाइना ऑलरेडी शेख हसीना को डिसलाइक करते थे, और वो देश ये चाहते थे कि बांग्लादेश में एक ऐसा पपेट नेता आ जाए, एक ऐसा पपेट रूलर आ जाए जो हमारी हर बात मान सके। और ऐसे में ये जो ऑपोजिशन के ग्रुप्स हैं, ये जो रिलीजियस बेस्ड ग्रुप्स हैं, इन्होंने जब यूएस और चाइना को मदद के लिए बुलाया कि आप आके हमारी मदद करिए और शेख हसीना से हमें बचाइए, तो उन देशों को इधर एक मौका दिखा कि हाँ, शेख हसीना ने हमारे मिलिट्री बेस बनाने की रिक्वेस्ट को टाल दिया था, और अब सही मौका है जब वहां के लोग खुद आके हमसे मदद मांग रहे हैं, तो हम इन लोगों को मदद करने की आड़ में उस प्रिटेक्स्ट पे शेख हसीना की सरकार को गिरा सकते हैं। और ऐसे में बांग्लादेश में बाहर के देशों के इंटरफेरेंस की वजह से शेख हसीना की सरकार गिरती है। अगर आप एक पैरेलल ड्रॉ करें, तो भारत में जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का प्रोटेस्ट होता है शाहीन बाग और दूसरे एरियाज में, उस समय भी पाकिस्तान और चाइना ने भारत के प्रोटेस्ट में इंटरफेयर करने की कोशिश करी थी। जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आते हैं, उस समय पे भी इंडिया में प्रोटेस्ट होते हैं। जब फार्म प्रोटेस्ट होता है, उस समय पे ऐसे फॉरेन सेलिब्रिटीज जिनका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, वो भी फार्म प्रोटेस्ट को आगे हवा दे रहे थे। और इवन कनाडा और यूएस में बैठे प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स फार्म प्रोटेस्ट की आड़ में अपना रेडिकल एजेंडा आगे बढ़ा रहे थे। कहने का मतलब है कि इंडिया में जब जब प्रोटेस्ट हुआ है, तब तब बाहर के देशों ने इंडिया के प्रोटेस्ट में भी इंटरफेयर करने की कोशिश करी है, लेकिन क्योंकि भारत एक मजबूत देश है, इस वजह से हमने उनके प्लान्स को कामयाब नहीं होने दिया। तो आप फर्क समझिए कि शेख हसीना जो हारी हैं, शेख हसीना की सरकार जो गिरी है, और ये इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट है कि यहां पे क्वेश्चन बनेगा कि बांग्लादेश के जो क्राइसिस हैं वहां पे इंडिया के लिए क्या लेसन हैं, हमें वो सीखने को मिलेगा, और आंसर राइटिंग में वो बहुत ज्यादा काम आएगा। तो यहां पे हमें समझना है कि भारत के कई बार विपक्ष के जो नेता हैं, ऑपोजिशन के जो लीडर्स होते हैं अलग अलग पार्टीज के, वो कभी लंदन जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, और वो जाके खुलेआम वहां पे बोलते हैं कि भारत की डेमोक्रेसी जो है वो खतरे में है। यानी कि वो बाहर की पावर्स को एक न्योता दे रहे हैं कि आप आइए और हमारी सरकार को आप डिस्टेबलाइज करिए, क्योंकि इस सरकार के अंदर डेमोक्रेसी खतरे में है। ग्लोबल फोरम्स पे जाके
अपने ही देश की बुराइयां करना दूसरे देशों को न्योता देने जैसा है, और ये चीजें नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि ये भारत की सिक्योरिटी, सॉवरेंटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ है। तो हमने अभी तक ये समझा कि कैसे बांग्लादेश की सरकार, शेख हसीना की सरकार गिरती है, और उसमें डोमेस्टिक रोल क्या था और इंटरनेशनल रोल क्या था। अगर हम यहीं पे समझे कि पूरे इंडिया के नेबरहुड में जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है या रेडिकलिज्म है, वो कैसे बढ़ रहा है। आपको जीएस पेपर 2 में पूछा जा सकता है कि बताइए कि इंडिया के नेबरहुड में जो धर्म के नाम पर रेडिकलिज्म है वो इंक्रीज हो रहा है, बताइए कैसे। आपके सामने प्राइम एग्जांपल्स हैं कि अगर हम सबसे पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की बात करते हैं, तो हमें क्लियरली दिखता है यहां पर तालिबान की सरकार है, जो कि इस्लामिक सरकार है। पाकिस्तान ऑलरेडी एक रेडिकलिज्म के दौर में है, जहां पे धर्म के नाम पर माइनॉरिटीज को दबाया जाता है। अब धीरे धीरे बांग्लादेश भी उसी घेरे में आ रहा है। तो तीन ऐसे मेजर देश हैं इंडिया के नेबरहुड में, एक अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जहां पे रिलीजियस रेडिकलिज्म इंक्रीज हो रहा है। ऐसे में आपसे जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन बनेगा पॉलिटी के ऊपर और इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर, दो अलग अलग क्वेश्चंस बनेंगे। एक, कि इंडिया के नेबरहुड में रिलीजियस रेडिकलिज्म, फंडामेंटलिज्म इंक्रीज हो रहा है, बताइए, एनालाइज करिए। तो हमारे को पता है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रिलीजियस रेडिकलिज्म इंक्रीज हो रहा है, लेकिन भारत आज भी एक सेक्युलर देश है। और ऐसे में भारत को सबसे बड़ा चैलेंज यहां पे ये फेस करने को मिलता है कि इधर के जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं, इधर के जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं और इधर के जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं, वो भारत के सेक्युलरिज्म को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। दूसरा चैलेंज जो इंडिया को फेस करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो है रेफ्यूजीज का क्राइसिस। आपको पता है कि इंडिया में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया था, जहां पे बोला गया था कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए जितने भी रिलीजियसली परसिक्यूटेड लोग हैं, जो इंडिया में 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में आए हैं इलीगल इमिग्रेंट्स की तरह अपनी जान बचाने के लिए, जो कि सिख, क्रिश्चियन, पारसी, हिंदू, बुद्धिस्ट और जो है जैन धर्म को बिलोंग करते हैं, उनको भारत नागरिकता देगा। ऐसे में क्योंकि अब बांग्लादेश में भी रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, इस्लामिक रेडिकलिज्म इंक्रीज हो रहा है, तो यहां से भी जो हिंदू माइनॉरिटीज और सिख माइनॉरिटीज हैं, वो इलीगली भाग के इंडिया आएंगे। हाँ, उसमें यह है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की कट ऑफ डेट 31 दिसंबर 2014 है। अगर वो आज इंडिया में इलीगली आते हैं तो उनको नागरिकता कैसे मिलेगी, वो देखने की बात है। लेकिन अब आप ये देखेंगे कि इंडिया में दोबारा से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंदर जो हमारा डिबेट है वो दोबारा से इंक्रीज होने लगेगा। तो आप ओवरऑल सिनारियो समझिए कि बांग्लादेश में जो क्राइसिस है वो सिर्फ एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं है, बल्कि फुल फ्लेजेड पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है, जिसको फॉरेन कंट्रीज ने सपोर्ट और फंड करने की कोशिश करी है, क्योंकि शेख हसीना उनकी एक पपेट प्राइम मिनिस्टर नहीं थी। करेक्ट। तो हमने ये ऑलरेडी समझा कि इमीडिएट कॉज क्या था और रोल ऑफ एक्सटर्नल एजेंसीज क्या था। अच्छा, ये जो पूरा पीडीएफ है, ये मैंने प्रॉपर इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। आपको एक कंप्लीट पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ में अपना पॉलिटी और सीसैट का फुल फ्लेजेड फाउंडेशन कोर्स ऑलरेडी चालू है, उसका डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, जहां पे बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा सीसैट, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और साथ में पूरी पॉलिटी बेयर एक्ट एनालिसिस के साथ सारे आर्टिकल्स प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करवाए जाएंगे। उन दोनों इंडिविजुअल कोर्सेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की तारीख में बांग्लादेश में सिचुएशन यह है कि क्योंकि सोसाइटी इतने पैरामीटर्स पर डिवाइडेड है और वहां की करंट प्रधानमंत्री भाग गई है वहां से, तो अब वहां पे आ गया है मिलिट्री रूल। अब आप ये समझिए कि अगर हम ओवरऑल
इंडिया के नेबरहुड की बात करते हैं। पाकिस्तान जो है, यहां पे मिलिट्री स्ट्रांग है। अफगानिस्तान में तालिबान यानी कि मिलिट्री स्ट्रांग है। म्यांमार में मिलिट्री स्ट्रांग है। म्यांमार से जो ओंग सांग सूची को भगाया गया था, वो वहां की मिलिट्री यानी कि हंटा ने ही भगाया था। हंटा कहते हैं इसे, इन्होंने ही भगाया था। अब अगर हम बांग्लादेश में देखते हैं, तो यहां पे दोबारा से मिलिट्री रूल आ गया। तो इधर एक क्वेश्चन बनेगा आपका मेंस एग्जामिनेशन का या इंटरव्यू का क्वेश्चन बन सकता है, एंड दैट इज कि इंडिया जो है वो रीजन में एकमात्र वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, इन अ सेंस कि भारत में जो आर्मी नेवी एयरफोर्स हैं वो पॉलिटिकल लीडर्स के कहने पर ही काम करते हैं, और हमारी आर्मी राजनीति में नहीं पड़ती। हमारी आर्म फोर्सेस कभी भी राजनीति में नहीं आती, और हमारी आर्मी मिलिट्री को कभी नहीं करेगी। प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कमांडर है आर्म फोर्सेस के, और जो भी हमारी आर्म फोर्सेस काम करेंगी वो प्रेसिडेंट के निर्देश पर ही करेंगी। लेकिन अगर हम अपने पड़ोस में डेमोक्रेसी की सिचुएशन देखें, तो वो सिचुएशन काफी तेजी से डिटेरियोरेट हो रही है। आपको पता है पाकिस्तान में दो पावर सेंटर्स हैं, एक इस्लामाबाद जो कि उनकी कैपिटल है, और एक रावलपिंडी जहां पे मिलिट्री हेडक्वार्टर्स है। पाकिस्तान में जितने भी मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं वो सब रावलपिंडी में लिए जाते हैं। अफगानिस्तान काबुल ऑलरेडी तालिबान मिलिटेंट्स के कंट्रोल में है। म्यांमार में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को वहां की मिलिट्री ने भगा दिया, और अब सेम चीज बांग्लादेश में हुई है। कहने का मतलब है कि ये जो मिलिट्री रूल राइज हो रहा है, अच्छा देखिए, इंडिया हमेशा से एक स्टांस फॉलो करता आया है, क्योंकि हम दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं। तो हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे प्रियम्बल के स्पिरिट में हर देश में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, हर देश में इंक्लूसिविटी होनी चाहिए, कि जो अपना हर एक वर्ग है, चाहे मेजोरिटी हो चाहे माइनॉरिटी ग्रुप्स हो, सबको अपनी आवाज आगे रखने का मौका मिलना चाहिए। ऐसे में जिन जिन देशों में मिलिट्री रूल है, वहां की मिलिट्री कभी भी इंडिया के साथ अच्छे टर्म्स में नहीं होगी। उसका रीजन है कि इंडिया बोलेगा आप डेमोक्रेसी लाइए, यहां पे मिलिट्री रूल है। मिलिट्री को ये बात पसंद नहीं आएगी कि अरे तो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, हम तो यहां पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप चलाना चाहते हैं। तो ऐसे में जिन जिन देशों में डेमोक्रेसी नहीं है रियल सेंस में, जहां पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, उन देशों के इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस इसलिए नहीं होंगे क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी डिफरेंट हो जाती है। हमारी आइडियोलॉजी है डेमोक्रेसी की, वेरस अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश और म्यांमार की आइडियोलॉजी है कि हमारे को एक मिलिट्री अथॉरिटेरियनिज्म बनाए रखना है। और ऐसे में ड्यू टू डिफरेंस ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, हमारे और इन पड़ोसी देशों के रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं हो सकते। तो ऐसे में आप ये समझिए कि इंडिया के नेबरहुड में जो ट्रबल्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो कैसे इंक्रीज हो रहे हैं। और आप जीएस पेपर 2 में नेबरहुड के ऊपर जब भी आपको आंसर आएगा कि हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में क्या चैलेंजेस हैं, उसमें आप सबसे पहला चैलेंज ये लिखेंगे कि इंडिया के नेबरहुड में डेमोक्रेसी की डिग्री कम हो रही है, मिलिट्री अथॉरिटेरियनिज्म इंक्रीज हो रहा है, जिसके चलते हमारी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है, बिकॉज ऑफ द इंटरनल क्राइसिस ऑफ दीज नेबरिंग कंट्रीज। कि यहाँ पे ऐसी स्थिति पैदा हो रही है, यहाँ पे ऐसी सिचुएशन आ रही है जिसके चलते भारत अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को परस्यू नहीं कर पा रहा है। करेक्ट। अब आज की तारीख में बांग्लादेश में मिलिट्री कंट्रोल आ गया, और वहां पे मोहम्मद यूनुस के अंदर, जो कि एक इकोनॉमी में नोबल लॉरिएट हैं, मोहम्मद यूनुस, उनके अंदर एक इंटरिम सरकार बनाई गई है। इंटरिम सरकार का मतलब है कि एक टेम्परेरी गवर्नमेंट है जो कि मिलिट्री के अंडर ही काम करेगी। अभी के लिए वहां के सारे डिसीजंस मिलिट्री ही लेगी, लेकिन मोहम्मद यूनुस की जो इंटरिम सरकार है वो अब बांग्लादेश में इंस्टॉल कर दी गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सीसेट और पॉलिटी का बेसिक फाउंडेशन बैच अब अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सवाल उठता है कि जब ये बांग्लादेश के प्रोटेस्ट चल रहे थे, भारत को दिख रहा था कि शेख हसीना की सरकार के खिलाफ
मैसिव प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसके कारण भी दिख रहे थे। जो हमने 4 पिलर्स देखे, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस देखी यूएस और चाइना की, पाकिस्तान की कुछ हद तक इंटरफेरेंस थी। तो ऐसे में भारत क्या कर रहा था? इंडिया ने हमेशा से बांग्लादेश की तरफ 2 पॉलिसीज फॉलो करी हैं, और ये जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आपको लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इंडिया 2 तरीके की पॉलिसीज फॉलो कर रहा था बांग्लादेश की तरफ, जिसमें पहली पॉलिसी थी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, और इस पॉलिसी के तहत हम बांग्लादेश में इकोनॉमिक, सोसाइटी और कल्चर बेस्ड रिलेशंस को एस्टैब्लिश कर रहे थे। मतलब कि हम बांग्लादेश के साथ कनेक्टिविटी इंक्रीज कर रहे थे, ट्रेड इंक्रीज कर रहे थे, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स, बॉर्डर हार्ट्स, रेल लिंक, बस लिंक, पोर्ट कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, एग्रीकल्चरल कनेक्शंस, स्टार्टअप्स, ये सारी चीजें इकोनॉमी के अंदर हम बांग्लादेश के साथ एस्टैब्लिश कर रहे थे। प्लस बांग्लादेश की सोसाइटी और इंडिया की सोसाइटी काफी सिमिलर है, क्योंकि हिस्टोरिकली हम एक ही देश का पार्ट थे। ऐसे में पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स और कल्चरल लिंकेजेस को इंक्रीज करने की कोशिश की जा रही थी। ऐसा शेख हसीना की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के अंडर हो रहा था। इवन आपको पता है कि हमने और बांग्लादेश ने 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से हमारे जो एनक्लेव्स हैं उनको भी एक्सचेंज करा, जिससे कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जितने भी बॉर्डर इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व किया जा सके। तो शेख हसीना की सरकार ने और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इकोनॉमी, कल्चर और सोसाइटी को काफी क्लोज लाने की कोशिश करी अंडर द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया। साथ में आपको पता है कि हमारी एक पॉलिसी है जो हम बहुत पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, दैट इज द पॉलिसी ऑफ पंचशील। पंचशील में 5 प्रिंसिपल्स होते हैं, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ अदर कंट्रीज। यानी कि जब हमें दिख रहा था कि बांग्लादेश में दूसरे देश इंटरफेयर कर रहे हैं, जैसे कि यूएस, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश में प्रोटेस्ट बढ़ रहे हैं, हमने उनके देश में इंटरफेयर नहीं करा। हाँ, अगर उन्हें हमारी जरूरत होगी वो हमसे पूछेंगे, मदद मांगेंगे, हम बिल्कुल नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में उनकी मदद करेंगे, लेकिन अपने आप से हम उनके देश में इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि हम पंचशील के सिद्धांतों को फॉलो करते हैं, और इसलिए नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स की पॉलिसी हम बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में फॉलो करते आए। तो आप ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमारी जो उनकी तरफ पॉलिसी है बहुत क्लियर कट है, एक नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और एक पंचशील के प्रिंसिपल्स। सवाल उठता है कि अब इंडिया के ऊपर इस सब का क्या इंपैक्ट पड़ेगा कि जो शेख हसीना है वो चली गई, वहां पे मोहम्मद यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट आ गई, मिलिट्री रूल वापस आ गया, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म वापस आ रहा है, माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, उनके टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स गिर रहे हैं, यूथ को नौकरी मिल नहीं रही है, इकोनॉमी खराब हो रही है। तो ऐसे में इंडिया के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो पूरा एरिया है इधर, यहां पे बहुत ज्यादा नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट्स थे पहले। आपको पता है हमारा जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वो इंसर्जेंसी के ग्रिप में था पहले। तो यहां पे पहले बहुत ज्यादा नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट्स थे। साथ में पाकिस्तान की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसका नाम है आईएसआई। आईएसआई क्या करता था? बांग्लादेश के रूट से भारत में आतंकवाद स्पॉन्सर करने की कोशिश करता था। तो आप दो फैक्टर समझिए, एक फैक्टर हो गया नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट्स, दूसरा फैक्टर हो गया टेररिज्म स्पॉन्सर्ड बाय आईएसआई इन पाकिस्तान। तो बेसिकली बांग्लादेश से क्या हो रहा था, इंडिया में टेररिस्ट एक्टिविटीज प्रमोट हो रही थी। यहां के जो नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट्स हैं वो इंडिया में अटैक करने के बाद बांग्लादेश में जाके छुप जाते थे। वो क्या करते थे कि आए, अरुणाचल, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, इन सब जगह पे अटैक करा और वापस बांग्लादेश में जाके छुप गए। ये होता था पहले। मतलब कि बांग्लादेश की जो जमीन है वो एंटी इंडियन एक्टिविटीज के लिए यूज हो रही थी।
पर्टिकुलरली टेररिज्म एंड नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी। इसलिए शेख हसीना की सरकार ने 2009 के बाद इंडिया की काफी मदद करी और टेररिज्म और नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट्स को हटाने में इंडिया की काफी ज्यादा मदद करी। मतलब कि इंडिया की सिक्योरिटी काफी इंप्रूव हुई थी जब से शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी थी, क्योंकि उन्होंने वहां पे नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट्स और पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर किया गया टेररिज्म इंडिया में आने से रोक दिया था। इसलिए इंडिया की सिक्योरिटी सिचुएशन काफी इंप्रूव हो रही थी। लेकिन अब मैंने आपको बताया कि दोबारा से मिलिट्री रूल आ रहा है, दोबारा से इस्लामिक रेडिकल्स आ रहे हैं, ऐसे रेडिकल्स आ रहे हैं जो पाकिस्तान के फेवर में हैं, ऐसे लोग आ रहे हैं जो पाकिस्तान के साथ हमदर्दी रखते हैं। तो अब हमारे को ये देखना है कि दोबारा से कहीं आतंकवाद और नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट्स बांग्लादेश से इंडिया में ना आने लगे, क्योंकि अब शेख हसीना की सरकार नहीं है। अब ऐसी सरकार है वहां पे जो प्रो फंडामेंटलिज्म है, प्रो रेडिकलिज्म है, प्रो पाकिस्तान है और इंडिया में आतंकवाद स्पॉन्सर कर सकती है। आज की तारीख में जो बांग्लादेश की इंटरिम सरकार है जो मिलिट्री ने अपॉइंट करी है, उसमें बांग्लादेश नेशनल पार्टी, आर्मी और जमात इस्लामी, इन तीनों के भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। बेसिकली बांग्लादेश नेशनल पार्टी की लीडर है खालिदा जिया, जो कि प्रो पाकिस्तानी है और प्रो रेडिकलिज्म है। ऐसे में बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो कि खालिदा जिया की है, आर्मी रूल और जमात इस्लामी, ये सारे के सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमेशा से ही प्रो पाकिस्तान रहे हैं, इंडिया के अगेंस्ट रहे हैं। और इसलिए क्योंकि अब ये लोग पावर में आ गए हैं तो इंडिया में सिक्योरिटी क्राइसिस इंक्रीज हो सकते हैं और वो इंडिया के खिलाफ अलग अलग टेरर आउटफिट्स को सपोर्ट कर सकते हैं। इसी के साथ अभी तक क्या हो रहा था कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात चल रही थी कि हम बांग्लादेश के साथ अपने ट्रेड को इंक्रीज करना चाहते हैं, और इसलिए शेख हसीना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को नेगोशिएट कर रहे थे। लेकिन अब क्योंकि शेख हसीना की सरकार नहीं है और बांग्लादेश में ऐसे एलिमेंट्स आए हैं जो इंडिया को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते, इसलिए ये जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है अब शायद ये साइन ना हो। इसी के साथ नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करते हुए अलग अलग बस लिंक्स, रेल लिंक्स, पोर्ट कनेक्टिविटी के जो प्रोजेक्ट्स थे जहां पे इंडिया ने लगभग $8 बिलियन इन्वेस्ट करे थे, वो प्रोजेक्ट्स का क्या होगा हमारे को नहीं पता। वो प्रोजेक्ट्स आज भी मझधार में अटक जाएंगे और ऐसे में हमारी जो नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी है वो काफी ज्यादा इंपैक्ट होगी। बेसिकली क्या हुआ था कि बांग्लादेश ने हमारे को अपने कुछ पोर्ट्स का एक्सेस दिया था, जैसे कि मोंगला पोर्ट, ये एक पोर्ट है मोंगला पोर्ट, और ये एक पोर्ट है चिटागोंग पोर्ट। ये दो बांग्लादेश के काफी मेजर पोर्ट्स हैं, मोंगला पोर्ट एंड चिटागोंग पोर्ट। बांग्लादेश ने बोला कि आपके त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय में जो भी सामान आपको एक्सपोर्ट करना है, पहले क्या होता था हमारे को पूरा घूम के ऐसे कलकत्ता जाना पड़ता था, उसमें बहुत ज्यादा समय लगता था। इस वजह से बांग्लादेश ने हमारे को चिट्टागोंग और मोंगला पोर्ट का एक्सेस दे दिया था। उन्होंने बोला कि आपको जो भी एक्सपोर्ट्स करने हैं वो आप ये मोंगला पोर्ट और ये चिट्टागोंग पोर्ट से कर सकते हैं। अब क्योंकि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार नहीं है तो हमें उन पोर्ट्स का एक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा हमें नहीं पता। मोंगला एंड चिटागोंग पोर्ट, ये दो पोर्ट का एक्सेस बांग्लादेश ने हमें दिया था। तो इंडिया के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज उठता है वो ये उठता है कि अब देखिए जितने भी एलिमेंट्स अब पावर में आए हैं वो मोस्टली प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट्स हैं। ऊपर से शेख हसीना जब बांग्लादेश से भागी तो वो इंडिया आई। आपको पता है दिल्ली के पास गाजियाबाद में हिंडन एयरफोर्स बेस है, वहां पे वो लैंड करी थी, ये पूरी दुनिया को पता है। आप ये समझिए कि जो लोग पावर में आए हैं बांग्लादेश में वो शेख हसीना के दुश्मन है, शेख हसीना इंडिया में है। तो जो सरकार अब बांग्लादेश में आई है उन्हें ये बात पसंद नहीं आएगी कि इंडिया जो है हमारे दुश्मन को शेल्टर दे रहा है। उन्हें ये बात नहीं अच्छी लगेगी कि इंडिया जो है वो शेख हसीना को अपने यहाँ सेफली रख रहा है, उसे हमारे हवाले नहीं कर रहा है। ऐसे में भारत की सरकार बांग्लादेश की नई मोहम्मद यूनुस इंटरिम गवर्नमेंट के साथ किस प्रकार से एंगेज करेगी, वो भारत के लिए काफी बड़ा डिप्लोमेटिक चैलेंज होने वाला है। तो जितने भी ये हमारे प्रोजेक्ट्स थे, अखौड़ा अगरतला प्रोजेक्ट, कलकत्ता ढक्का रेल रोड लिंक, अगरतला ढक्का रेल लिंक, जितने भी ये प्रोजेक्ट्स थे
मोंगला पोर्ट, चिट्टागोंग पोर्ट, जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स थे, इन सब के ऊपर अब एक क्वेश्चन मार्क उठ जाता है। और अब देखिए कि पहले क्या हो रहा था कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, सपोज करिए आपको मिजोरम से कुछ एक्सपोर्ट करना है, तो आप एक्सपोर्ट करते थे ऐसे, पूरा घुमा के चिकन नेक कॉरिडोर से आके कलकत्ता के थ्रू आप एक्सपोर्ट करते थे। बांग्लादेश ने हमारे को एक्सेस दे दिया अपने चिटागोंग पोर्ट का, मोंगला पोर्ट का, जो कि काफी पास है। अब क्योंकि वो पोर्ट का एक्सेस नहीं मिलेगा, तो हमारी नॉर्थ ईस्ट की जो इकोनॉमी है वो सफर कर सकती है। आगे बढ़ने से पहले सीसैट और पॉलिटी का बेसिक फाउंडेशन कोर्स अब अवेलेबल है मेरी एप्लीकेशन और वेबसाइट पे। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ये ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे पूरा डिटेल में एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पूरा सीसैट और क्लॉज बाय क्लॉज बेयर एक्ट एनालिसिस इंडियन पॉलिटी का प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से करा जाएगा। अगर हम इसी मुद्दे के ऊपर और बात करें कि इंडिया के ऊपर और क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो देखिए इंडिया जो है वो बांग्लादेश का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। बांग्लादेश का सबसे ज्यादा ट्रेड होता है चाइना के साथ, सेकंड नंबर पे होता है इंडिया के साथ। हमारा और बांग्लादेश का जो ट्रेड है वो लगभग 13 बिलियन डॉलर्स का है, जो कि काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट है। हम बांग्लादेश को सीरियल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और रॉ कॉटन जो रुई होती है वो एक्सपोर्ट करते थे। ये कॉटन वहां पे जाती थी, उधर की फैक्ट्रीज में कपड़े बनते थे, और वो लोग हमारे को कपड़े एक्सपोर्ट करते थे। मतलब इंडिया जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, सीरियल्स और कॉटन एक्सपोर्ट करता था और कपड़े इंपोर्ट करता था। ये जो ट्रेड है 13 बिलियन डॉलर का, प्रधानमंत्री शेख हसीना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा अपनी बातचीत में तय करा है कि हमारे को इस ट्रेड को इंक्रीज करके 20 बिलियन डॉलर तक ले जाना है। उनका टारगेट हमेशा से 20 बिलियन डॉलर का रहा है। ऐसे में अब अगर मोहम्मद यूनुस की एक माइनॉरिटी इंटरिम सरकार आती है, तो वो किस तरीके से स्ट्रेट को आगे ले जाएगी, ये हमें देखना होगा। सवाल उठता है कि यहां पे इंडिया के लिए वे फॉरवर्ड क्या रहेगा। अगर हम जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो इंडिया के लिए इधर वे फॉरवर्ड क्या रहेगा। सबसे पहले बांग्लादेश की सोसाइटी में जितने भी एलिमेंट्स हैं, हमें सबके साथ एंगेज करना होगा। मैंने आपको बताया 4 पिलर्स में बांग्लादेश की सोसाइटी बटी हुई है, हिस्ट्री के नाम पर, सोसाइटी के नाम पर, डेमोक्रेसी के नाम पर, इकोनॉमी के नाम पर। जितने भी ये ग्रुप्स हैं, चाहे प्रो शेख हसीना हो या एंटी शेख हसीना हो, अगर हमें अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंदर बांग्लादेश के साथ अच्छे रिलेशंस बनाए रखने हैं, अपनी नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी बनाए रखनी है, अपनी नॉर्थ ईस्ट में सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक रखनी है, हमें अगर चिट्टागोंग और मोंगला पोर्ट का एक्सेस चाहिए, अगर हमें अखौड़ा अगरतला रेल लिंक को बनाना है, अगर हमें ढक्का से कलकत्ता तक की बस सर्विस चालू रखनी है, और अगर हमें बांग्लादेश के साथ ट्रेड और कल्चरल रिलेशंस बनाए रखने हैं और फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करना है, तो हमें बांग्लादेश के सारे एलिमेंट्स के साथ इस समय पे एंगेज करना होगा। साथ में यहां पे हमारे जो विपक्ष के नेता हैं, जितने भी अलग अलग पार्टीज के, उन्हें यह सबक लेना होगा कि अगर आप सही में भारत की सिक्योरिटी को इंप्रूव करना चाहते हो, तो ग्लोबल फोरम्स पे भारत के लिए, भारत के खिलाफ बोलना बंद करिए कि फलाना फलाना सरकार के अंदर डेमोक्रेसी खतरे में है, कभी कहते हैं कि ये पर्टिकुलर धर्म खतरे में है। जो आपको बातचीत करनी है संसद भवन में आप करिए। दूसरे देशों के सामने अगर आप भारत को ऐसे जो है गलत लाइट में, गलत दिशा में दिखाने की कोशिश करेंगे, तो हमारे यहाँ भी बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हो सकते हैं, और हमारे को नहीं चाहिए। वो हमारे देश की सॉवरेंटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ है। अगर हम यहाँ पे बड़ी पिक्चर देखते हैं और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ एनालाइज करें, तो आज की तारीख में जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया जो है वो एक काफी ट्रबल्ड नेबरहुड में है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो आपको पता है हमारा इनके साथ बॉर्डर डिस्प्यूट चालू है ऑलरेडी, और पाकिस्तान लगातार हमारे यहाँ आतंकवाद भेजता आया है। चाइना के साथ ऑलरेडी हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट चालू है, पूरा एलएसी में, और इवन अरुणाचल और सिक्किम एरिया में हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट चालू है। बांग्लादेश में ऑलरेडी एक ऐसी सरकार आई है जो बहुत ज्यादा भारत को पसंद नहीं करती। म्यांमार में ऑलरेडी एक मिलिट्री सरकार है। इधर मालदीव्स में मोहम्मद मुइजू की जो सरकार आई है, आपको पता है कि वो बहुत ज्यादा प्रो इंडियन नहीं है, और इंडिया के उनके साथ किसी ना किसी मुद्दे पे ऑल्टरकेशंस चालू हैं। और साथ में अगर हम बांग्लादेश की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो इंटरिम सरकार आई है वो इंडिया के खिलाफ क्या स्टैंड लेती है, हमें वो देखना होगा। साथ में इधर अफगानिस्तान में जो तालिबान की सरकार है, आज तक
हमारे उनके साथ कोई बहुत ज्यादा फॉर्मल रिलेशंस अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुए हैं। तो देखना होगा कि इस ट्रबल्ड नेबरहुड में इंडिया किस प्रकार से अपनी फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ाता है। इस वीडियो में इतना ही। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे और अपने दोनों कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं नीचे जो लिंक दिया उससे।